देखो चैप्टर नंबर 6 सिंपल सर्किट हमारा चल रहा था। अब से पहले मैंने आपको 3-4 टॉपिक कराए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, ये पढ़ा दिया। टर्मिनल विभवांतर, ये हो गया हमारा। फिर हमारे पास आया था आंतरिक प्रतिरोध, ये कवर हो गया हमारे पास। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस यूनिट का और चैप्टर का, सिंपल सर्किट का, वो है हमारा किरचॉफ के नियम। इट मींस किरचॉफ के नियम, ये सब बोलते हैं किरचॉफ के नियम। अब जैसे नाम है इसका किरचॉफ, तो इसका खौफ है पेपर में बढ़िया वाला, पेपर में आएगा ये, ठीक है। अब आएगा का मतलब ये नहीं कि लो ही लिखने को आ जाएंगे, इसके नियम ही लिखने को आ जाएंगे। इस पे रिलेटेड क्या आ जाएंगे आपके पास, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, सही है। तो अब किरचॉफ कौन थे या किरचॉफ कौन थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने परिपथ संबंधी यानी कि सर्किट से रिलेटेड 2 लॉ दिए, 2 नियम दिए, सही है। किरचॉफ नामक साइंटिस्ट ने परिपथ संबंधी 2 नियम दिए। कितने नियम दिए, 2 नियम क्या है। अब उनके नियम क्या है, देखो किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला किरचॉफ का प्रथम नियम, इसके नाम सुनना, कई सारे नाम है इसके, या किरचॉफ का प्रथम नियम, या धारा का नियम, धारा का नियम, या दूसरा नाम क्या होता है, संधि का नियम, संधि का नियम, सही है। जंक्शन लॉ भी बोल देते हैं इसे, किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम या संधि का नियम, या हम इसे क्या बोल देते हैं, किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ यानी कि के, ठीक है, धारा नियम किरचॉफ करंट लॉ यानी कि KCL, इसकी फुल फॉर्म ये भी होती है, किरचॉफ करंट लॉ, KCL बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सभी नाम मैंने आपके पास दे दिए, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम बोल दो, या धारा का नियम बोल दो, या संधि का नियम बोल दो, या KCL बोल दो, ये सब क्या है, हमारे किरचॉफ के नियम है, सही है। अब यहां पर जो संधि का नियम है, संधि का नियम है तो संधि के नियम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। अब संधि क्या होती है सुनो, एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल, जंक्शन, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जंक्शन रूल, ऐसे भी बोल देते हैं, इसका नाम दूसरा भी लिख देता हूं मैं, जंक्शन का नियम। अब जंक्शन वर्ड से एकदम समझ में आया होगा कि जंक्शन तो हमने कभी सुना है सर, कहां पे देखा, रेलवे स्टेशन पे, बिल्कुल सही, स्टेशन पे। अच्छा ये बताओ हमारा खतौली जंक्शन है, नहीं, मेरठ, मेरठ जंक्शन है, और मुजफ्फरनगर जंक्शन है, सहारनपुर जंक्शन है, और एक अगर आप थोड़ा इधर जाओगे मुजफ्फरनगर से सहारनपुर के बीच में टपरी पड़ता है, टपरी, वो भी जंक्शन है। अब वो क्यों बताया वो भी सुनो, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जो बड़े बड़े जो स्टेशन होते हैं उन्हें जंक्शन बोलते हैं, नहीं, उसका मतलब ये नहीं होता। टपरी तो बहुत छोटा सा स्टेशन है, हमारी खतौली से तो हाफ है, बहुत छोटा सा स्टेशन है। तो जंक्शन का मतलब होता है जहां पर 2 ट्रेनों का मिलाप होता हो, जहां 2 ट्रेन मिलती है उसे जंक्शन बोलते हैं। इट मीन जो मेरठ जंक्शन है ना, वहां पे क्या होता है, हापुड़ वाली ट्रेन आती है और इधर से हमारी एक ट्रेन जाती है, 2-3 लाइन क्रॉस हो रही है। या टपरी जंक्शन से क्या होता है, देहरादून के लिए अलग रूट है और सहारनपुर के लिए अलग रूट है। सहारनपुर जंक्शन है, सहारनपुर जंक्शन क्यों है, क्योंकि सहारनपुर पे क्या आती है, इधर से भी ट्रेन जाती है, उधर अंबाला से आती है, और इधर साइड से क्या आती है, दूसरे वाला जो रूट है हमारा शामली वाला, वहां से ट्रेनें आती है। इट मींस जंक्शन का मतलब होता है जहां पर 2 या 2 से अधिक ट्रेनें मिलती हो। समझ आ रही बात है, जंक्शन जहां जहां लिखा होगा वहां पे क्या होता है, ट्रेनों का मिलाप होता है, कोई 2 या 2 से अधिक ट्रेन आती है। आपने सुना भी होगा, सहारनपुर से एक ट्रेन चली है नौचंदी, मेरठ गई, मेरठ से एकदम वो संगम एक्सप्रेस बन जाती है और कहाँ पहुंचती है, हमारी इलाहाबाद, वो क्या है, संगम है, ठीक है। या रिवाड़ी के लिए मेरठ से ही मिलती है स्पेशल,
तो पीछे वाली ट्रेन आएगी, रेवाड़ी वाली तब जाएगी। तो मिलाप होना, जहां पर दो या दो से अधिक ट्रेनों का मिलाप होता हो उसे बोलते हैं जंक्शन। तो अब लो को बहुत जल्दी कवर करोगे। जंक्शन का नियम, इट मींस धारा, जहां दो या दो से अधिक धारा मिलती हो वहां क्या लगेगा हमारा, जंक्शन का नियम लगेगा। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा नियम या किरचॉफ का संधि नियम, संधि को जंक्शन बोलते हैं, या किरचॉफ का जंक्शन का नियम। ठीक है, होता क्या है सुनो। अब हमारे पास एक I1 करंट जा रही है, ये यहां पहुंची। कितनी करंट जा रही है हमारे पास? I1। एक इधर से करंट जा रही है, ये है हमारे पास I2। सही है। एक यहां से करंट जा रही है हमारे पास, और ये करंट है हमारे पास I3। इसी परिपथ में I1, I2, I3 और एक पॉइंट पे मिल गई, और इस पॉइंट से ये दो भागों में डिवाइड होगी। मान लीजिए आप इधर चली गई I4 के फॉर्म में, और इधर चली गई I5 के फॉर्म में। सही है। I1I, I2I, I3I सभी क्या मिल गई, एक जगह के मिली, और यहां से I4 और I5 के रूप में बाहर निकल गई। तो ये क्या हुई हमारी संधि। ये क्या है हमारे यहाँ पे, संधि, जहां दो या दो से धारा ज्यादा मिली हो। तो किरचॉफ का नियम यही है सिंपल, क्या कि यदि किसी परिपथ की किसी संधि पर, किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब वर्डिंग से थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, देखो तुम्हारी सिंपल लैंग्वेज में क्या कह रहा हूं, I1 प्लस I2 प्लस I3 किस किस के फॉर्म में निकल गई भाई, I4 और प्लस के I5 में चली गई। आप इसे इधर लाओगे, इट मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3, इसे इधर लाओगे तो माइनस के I4 माइनस के I5 इक्वल टू 0। और आपको पता है जो बीजगणितीय योग लिखा मैंने, बीजगणितीय योग ये होता है जिसे, जहां पर हमारे x प्लस वाई माइनस जेड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, प्लस माइनस के जेड प्लस के माइनस ए हो गया इक्वल टू ये कुछ भी होता है, तो इसे बोलते हैं बीजगणितीय योग। इट मीन्स वो प्लस माइनस में होना चाहिए। बीजगणितीय में क्या आता है, प्लस माइनस दोनों ऐड होते हैं बीजगणितीय में। अगर हमें यहाँ लिखता केवल योग तो केवल प्लस प्लस वाले होते, और अगर यहाँ भी लिख दिया बीजगणितीय योग तो यहाँ प्लस माइनस सभी होते हैं। तो इसे हम ये लिख सकते हैं कि ये जो कंप्लीट है हमारे पास, इसे हम लिख सकते हैं सम्मिशन। सम्मिशन का मतलब होता है समस्त वैद्युत धारा, और इनका कंप्लीट मतलब हो जाएगा I इक्वल टू 0। और यही हमारा क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। सही है, दोबारा समझ लो, ये बड़ा सिंपल है। सर्किट से जाओ आप, I1 गई, I2 गई, I3 सब अपने पास से बनाया आपने, ये I4 I3 I5 में निकल गई। आप यहाँ पर 3 मान लो, 4 मान सकते हो, 5 मान सकते हो, 6 मान सकते हो, उसी हिसाब से इधर निकाल सकते हो। मान लो 3 की जगह 1 में भी निकाल सकते थे आप। सही है, तो ये 1 2 3 तीनों की तीनों यहाँ पे आई करंट, और यहां से I4 और I5 के रूप में निकल गई। तो यहाँ कुछ बची क्या, यहाँ करंट थोड़ा ही बची, कुछ भी, यहाँ करंट कुछ नहीं बची। जब करंट यहाँ कुछ नहीं बची तो यही तो लिखा कि संधि पर जो समस्त वैद्युत धाराओं का योग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो सेम दे रखा, किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं, सभी ली हमने, समस्त वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, क्या बोलते हैं इसे, बीजगणितीय योग 0 होता है। सिंपल, फर्स्ट लॉ है ये।
ठीक है, कर लोगे? कोई ऐसा बच्चा जिसके ना समझ में आया हो? रिपीट करना, रिपीट कर लो। क्या? कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर आप चाहो तो एक नंबर में तुम इसे रट के भी कर पा सको, लेकिन रटना नहीं है, इसे याद रखो ना, आराम से बना दोगे आप। इसमें कै का मैं माँ में कुछ गड़बड़ हो रही है वो चेंज हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। आप कंसेप्ट समझोगे तो कंप्लीट समझ जाओगे आप। इसे क्या बोलते हैं? बीजगणितीय योग। अगर मैं योग लिखता तो योग से माइनस नहीं आता। बीजगणित लिखने का मतलब, क्योंकि इन केस जब तुम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ोगे ना, जब माइंड की इंटेंसिटी अच्छी खुल जाएगी, तब कहोगे सर ने यार यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ तो माइनस है, योग कैसे लिख दिया? तो मैंने लिखा बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग क्या होता है? प्लस माइनस दोनों में ऐड होता है। 8 क्लास तक पढ़ा था हमने अंकगणित बीजगणित, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? वही वाला है हमारे। ठीक है, अब एक आता है इसका, ये किसको संरक्षित करता है पूछने के लिए आता है। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किसको संरक्षित करता है? तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, नोट लिखवा देता हूं मैं, किरचॉफ का प्रथम नियम। सबसे पहले फिजिक्स में क्या पढ़ा आपने, ये बताओ? आवेश। और धारा का फॉर्मूला भी होता है I बराबर Q अपॉन T। तो किसको कंजर्व करेगा वो? आपको, चार्ज को, यानी कि आवेश को। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश को संरक्षित करता है। ये ऐसे बोल सकते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और फर्स्ट नियम में से ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये प्रथम नियम है। फर्स्ट लो ऐड करो, नोट करो, फिर सेकंड कराते हैं। कर लो इसे। किरचॉफ का द्वितीय नियम, जैसे प्रथम नियम था ना, इसी की तरह द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम थोड़ा सा बड़ा है, और द्वितीय नियम पर आधारित क्या है हमारा? व्हीटस्टोन सेतु, जो अगला हमारा टॉपिक है। दोबारा सुन लेना, किरचॉफ का प्रथम नियम बहुत छोटा सा था, धारा का नियम था। दूसरा नियम क्या है? किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टेज का नियम या केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज संबंधी नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक तो ये बंद परिपथ में लगता है, सुनते चलना, इसकी बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी, इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछने को आते हैं सेकंड नियम पे। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्या होता है? एक तो बंद परिपथ में लगता है ये। तो परिपथ हम अपने पास से फिलहाल पुट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हमारे पास एक परिपथ है और यहाँ पे हमने एक सेल लगा दिया, विद्युत वाहक बल ये प्लस का और ये हमारा माइनस का। ये विद्युत वाहक बल है E, तो करंट हमारी चलेगी इस टाइप से, हमने मान लिया I। एक हमने बैटरी एक और पुट कर दी इसमें, यहाँ पे सेल प्लस और ये माइनस। ये E1 मान लो, इसे आप A2 मान लो, और इसके कारण जो करंट चल रही है वो चल रही है हमारे पास I2 और ये है I1। और ये करंट ऐसे चेक करके बंद होते 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 आपके पास यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है हमारा R, इसमें करंट जा रही है I1 प्लस I2। इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा R1 और इसे मान लिया R2। ये परिपथ है, सर्किट है, इसे आप अपने पास से अदर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये क्या है? न्यूमेरिकली पोर्शन है। अब देखो किरचॉफ जो वोल्टेज लो है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी चले तो थोड़ा सा आपको समझ के लिखनी पड़ेगी काफी, लेकिन मैं तुम्हें से बताता हूँ है क्या है। किरचॉफ संबंधी जो सेकंड नियम है वो ये कहता है कि आप क्या करो, ये सर्किट आपके पास क्लोज सर्किट लो, यानी कि बंद परिपथ होगी। दो परिपथ है, एक तो बंद परिपथ ये है, इसे तो 1 मान लो, एक बंद परिपथ ये है, इसे 2 मान लो। और जब आपको चलना है तो क्लॉकवाइज चलना आपको, या तो आप क्लॉकवाइज चलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलो। दो तरीके आपके पास, या तो क्लॉकवाइज चले आप या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक तो ये मेथड है, अदरवाइज बाद में मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा, उस मेथड से भी आप बहुत आराम से कर लोगे। देखो आपको ये लेके चलना कि मैंने मान लिया कि करंट ऐसे चल रही है, देखो इस टाइप से ऐसे घूम रही। ठीक है, इस वाले में भी आपने क्या पुट कर लिया कि ऐसे ही घूम रही, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे घूमती है हमारी, तो क्या घूम रही है हमारी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक रजिस्टर दिखाओ, देखो इस वाले को छोड़ देता हूं मैं। आप क्या लेना? बंद परिपथ 1 लेना। अभी आपको कौन सा लेना?
क्लोज सर्किट फर्स्ट, यानी कि बंद परिपथ एक। तो मैंने ले लिया, इधर ले लेता हूं मैं, बंद परिपथ बंद परिपथ बोल सकते हैं सर, पास बोल सकते हैं, लूप बोल सकते हैं, तीनों नाम इसी के रहेंगे। परिपथ, पास, लूप। लूप होता है जो बंद होता हो, और परिपथ क्या होता है? परिपथ तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वो बंद ना हो। बंद होना चाहिए, बंद को ही परिपथ बोलते हैं हम, ठीक है। परिपथ क्या बोलते हैं? बंद को ही बोलते हैं हम। तो बंद परिपथ पास लूप फर्स्ट में, किससे? बाय केवीएल, केवीएल से। अभी मैं तुम्हें केवल अप्लाई करना बता रहा, फिर इसकी डेफिनेशन बता दूंगा। तो वो ये कहता है कि आपके पास देखो, जैसे ये घूम रही है ऐसे, इसमें I1 है, बंद परिपथ एक की बात कर रहा मैं केवल, तो निचले वाले को भूल गया आप, ऊपरले की बात करा तो I1 करंट किस में जा रही होगी? R1 में को। देखो I1 किससे आई होगी? R1 में। तो आपको क्या लिखना? I1 इंटू R1, ठीक है, I1 इंटू R1। फिर अब दूसरी I2, ये रही, I2 किस में से होके आई होगी? R2 में से। तो I2 इंटू R2, सही है। और इसमें करंट और प्रतिरोध तो नहीं है, और देखियो I1 के साथ R1 था तो ये लिख दिया, I2 के साथ R2 था तो ये लिख दिया, सही है। अब यहां बीच में प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, वो डिपेंड करता है साइन पर। अगर आपने साइन लिया ऐसे, देखो क्लोक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ये ऐसे ही चल रहा, करंट भी ऐसे ही चल रही, तो ये प्लस का, ये ऐसे जा रही है, देखो ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो बीच में साइन किसका आएगा? माइनस का, अपोजिट चल रही है, तो बीच में निशान क्या आएगा इसके? यहाँ पे माइनस, सही है। अभी मैं लास्ट में ट्रिक भी बता दूंगा इसकी। और बराबर कितने इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगे हुए हैं? E1। अब ये भी इधर को जा रहा, ये भी इधर को जा रहा, दोनों टकराएंगे आपस में, तो यहां क्या लगेगा? माइनस E2। ये हो गया क्लोज सर्किट फर्स्ट। क्या लेना हमें? I1 के साथ R1, I2 के साथ R2, बीच में माइनस क्यों लगा? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था। एक हमने जो डायरेक्शन लिया एंटी क्लॉकवाइज, ये तो सही जा रहा था, ये प्लस में, ये माइनस में। E1 E2 बराबर में लिख दिया, सही है। अब अगर ये ट्रिक समझ नहीं आई ना, तो बीच में माइनस प्लस क्यों लगेगा उसे सुन लो। देखो ये I1 जा रहा, ये I2 जा रहा, नोक टू नोक आमने सामने टक्कर हो रही ना, जब जब आमने सामने टक्कर होगी बीच में माइनस लगेगा, चलिए। और अगर आमने सामने टक्कर नहीं होगी तो बीच में प्लस लगेगा, सिंपल है। आमने सामने टक्कर लगी, देखो I1 इधर जा रहा, I2 इधर जा रहा। देखो क्लोज सर्किट फर्स्ट की बात कर रहा है मैं, कभी कह रहा सर इधर को चली जाएगी, नहीं, ये ऊपर जाएगी, इधर जाएगा, आमने सामने टक्कर, फ्रंट टू फ्रंट टक्कर, खतरनाक टक्कर, यानी कि माइनस, सही है। बीच में लग गया यहाँ पे माइनस, सही है। अब जैसे अभी हमने सिग्मा देखा है, ऐसे बीजगणितीय योग से हम ऐसे लिख सकते हैं कि समीशन IR इक्वल टू समीशन E। देखिए सही है क्या भाई? बताओ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? भाई बीच में प्लस हो या माइनस, बीजगणितीय योग तो सबको जोड़ देता है। समीशन का मतलब क्या होता है? समस्त विद्युत धारा, समस्त बीजगणितीय योग। तो सेम ऐसे लिख दिया, सेम ऐसे लिख दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ जाओ बंद परिपथ 2 में, बंद पास सेकंड में आ जाओ, ये और क्लियर हो जाएगा। बंद पास 2 में KVL से, ये न्यूमेरिकल में काम पड़ेगा तुम्हारा, न्यूमेरिकली पोर्शन है इसका लो का। सेकंड में आओ जी, फर्स्ट को खत्म कर दो, ऊपरले वाले को, सेकंड का टच तो इससे भी है। I2 जा रहा, किस में से निकल के जा रहा? इसमें से। फिर I1 I2 किस में जा रहा? R में से। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, चाहे तो इसे ले लो चाहे इसे ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन आपने ऐसे ले रखी। तो I2 R2 के साथ है, तो I2 इंटू R2, सही है। ये घूम कैसे जाएगा? देखो ये भी ऐसे ही घूम रही, फ्रंट टू फ्रंट टक्कर लगेगी कभी इसकी? नहीं। अगर तेज चल भी गई तो पीछे से टक्कर लगेगी, यानी कि फ्रंट टू फ्रंट तो लगेगी, तो बीच में क्या आएगा? प्लस I1 I2, I1 प्लस
I2 किस में जा रही है करंट, R में, तो R को लिखो, खत्म हो गया। बराबर कितनी बैटरी लगी हुई है इसमें सेल, केवल E2, और नहीं है कुछ भी, केवल E2, तो E2 लिख दो आप, और है नहीं दूसरी। फिर से क्या लिख सकते हो आप, सम्मिशन IR इक्वल टू सम्मिशन E, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, और यही किरचॉफ लॉ है। बस इसकी परिभाषा बनानी है आपको। दोबारा समझ लीजिए, हमने क्या किया, एक परिपथ बना दिया, बंद परिपथ फर्स्ट मानना, सेकंड मानना, ये कैसा भी हो सकता है, आप अलग अलग मान सकते हो, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। इसमें क्या चेक करना कि जो परिपथ है, किसी बंद परिपथ में बहने वाली समस्त वैद्युत धारा लो, यानी कि I1 के साथ R1, I2 के साथ ये, जिस धारा के साथ जोन सा प्रतिरोध है उसी को मल्टीप्लाई में लेना, इसे बोलते हैं संगत प्रतिरोध, कोरस्पोंडिंग रेजिस्टेंस, इसके बराबर वाला, इसके बराबर जो भी है। तो I1 के साथ R1 ले लिया, I2 के साथ ये ले लिया, लिख दिया, फ्रंट टू फ्रंट टक्कर लगी थी, माइनस लगाया, जितनी बैटरी थी दोनों को बराबर में लगा दिया, बैटरी यानी कि सेल विद्युत वाहक बल को लगाया। इसको क्या लिख सकते हैं, सम्मिशन IR, इसको क्या लिख सकते हैं, सम्मिशन, इक्वेशन फर्स्ट। बंद परिपथ गए हम सेकंड में, I2 के साथ R2 है, इसके साथ ये है, इनको लिख दिया, बीच में प्लस क्यों लगा, क्योंकि फ्रंट टू फ्रंट टक्कर नहीं लग रही थी, तो बीच में प्लस, इक्वल टू E2, इसको लिख सकते हैं सम्मिशन IR इक्वल टू सम्मिशन E। अब इसकी परिभाषा बनानी है बस आपको। तो परिभाषा बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, या ऐसे लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ये कभी भी रटा नहीं जाएगा, ध्यान रखना, इसे कभी नहीं रटा जाने का, इतना बड़ा लो बन जाएगा ये। क्या कि किसी बंद परिपथ में, लिखना पड़ेगा, किसी बंद परिपथ, किसी बंद परिपथ में बहने वाली समस्त वैद्युत धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध, देखो, बहने वाली समस्त वैद्युत धारा व उनके संगत, यानी कि उनके पास वाला जो प्रतिरोध है, उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, देखिए लाइन कंप्लीट होगी क्या हुई हमारी, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में बहने वाली समस्त वैद्युत धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो लगाना पड़ेगा क्या, बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे समस्त, यानी कि संपूर्ण समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह है जी हमारा विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार देखो, कभी नहीं रट सकते तुम इसे, अगर रट्टे मारोगे कभी याद हो ही नहीं सकता ये, मेरे अकॉर्डिंग तो समझ के करना पड़ता है, आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी बंद परिपथ में बहने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, बहने वाली समस्त वैद्युत धारा व उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, यानी कि का गुणनफल, का केल कर दो साहब, प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब किरचॉफ का नियम आना तो जरूर है, आपको पता फर्स्ट वाला तो बड़ा आसान है, उसे तो रट्टे मार लोगे, ये टफ पड़ेगा, तभी तो इसका नाम किरचॉफ की जगह क्या है, किरखोफ है, खौफ है स्लो का, और इस खौफ को किल्ली लगवा दियो तुम,
कुछ नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है, एक दो बार रिवीजन करोगे खत्म हो जाएगा। अभी तो हम न्यूमेरिकल करेंगे इसमें बहुत सारे, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे। अरे क्या हो गया, हल्का फुल्का समझ नहीं आया तो क्या हुआ, दोबारा फिर करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो समझ आ गया इतना। इसका क्या है, संरक्षण का नियम लेना बस इसका। अब यहाँ पे एक बार बताओ, देखो वहां पे था I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसने किसे उठाया था, आवेश को। विद्युत वाहक बल यानी कि ई बराबर क्या था, W अपॉन क्यू। W क्या थी हमारे पास, ऊर्जा। तो उठा लो, किसके संरक्षण के नियम पे हो, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। अब बच्चे क्या है, हमारे याद नहीं होता जी, कंफ्यूजन है कि फर्स्ट लो किस पे था या सेकंड किस पे था। मैं तुम्हें दो ट्रिक बता दी, I वाले फॉर्मूले में क्यू आवे, ई वाले में ऊर्जा आवे, खत्म है। और क्या है इसमें, ठीक है। तो द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, क्या लिखोगे आप इसका नोट, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। सही है, एक एक नंबर में यही आ जा। मान लो नियम ना लिख के आगे तो ऐसे पूछ लेगा एमसीक्यूज में, मल्टीपल क्वेश्चन में कि किरचॉफ का प्रथम किसको संरक्षित करता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किसको संरक्षित करता है। ऑप्शन आ जाते हैं, फिर और इजी पड़ जा, फिर तुम्हारी इतनी मेहनत बेकार जा, क्योंकि वो एक नंबर में आ जा। सही है, इसे नोट करो। और लास्ट टॉपिक हमारा व्हीटस्टोन सेतु, इसी पे बेस है बिल्कुल, 5 मिनट का टॉपिक होगा, फटाफट नोट कर लो इसे। देखो ये अगला टॉपिक क्या है तुम्हारा, व्हीटस्टोन सेतु। अब जो व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन जो सेतु है आपका, व्हीट का मतलब होता है अनाज और स्टोन का मतलब होता है पत्थर, अनाज और पत्थर का पुल। व्हीटस्टोन सेतु, अनाज और पत्थर का पुल। भाई व्हीट का मतलब अनाज हो गया, स्टोन का मतलब पत्थर हो गया, तो अनाज पत्थर का पुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने क्या बताया था, व्हीटस्टोन सेतु दिया, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया हमें। ठीक है, टॉपिक इंपोर्टेंट है, किरचॉफ के सेकंड लॉ पे आधारित है ये। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, आपको पता होता है समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो देखो आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है ये, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक समांतर चतुर्भुज ABCD। इस समांतर चतुर्भुज के चारों कोनों पर क्या लगा दिया हमने, एक प्रतिरोध लगा दिए PQRS। आप इसे R1 R2 R3 R4 मान सकते हो। सही है, हो गया। अब यदि समांतर चतुर्भुज के चारों पर कोनों पे क्या लगा दिया हमने, 4 प्रतिरोध, तथा इसके एक विकर्ण में, विकर्ण तो पता आपको समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है आपके पास, मान लो ये चतुर्भुज है, तो विकर्ण देखो ये होते हैं ये वाले, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। तो देखो एक विकर्ण में लगा दो धारामापी। धारामापी क्या होती है, जो धारा को मापती हो, मेजर करती हो, उसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। धारामापी क्या होती है, गैल्वेनोमीटर। तो उसका सिंबल होता है हमारा G। क्या होता है सिंबल, G। ठीक है, और धारामापी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। ऐसा होता है हमारे पास G, इसमें जो विक्षेप होता है वो बीच में क्या होता है, 0 होता है। तो अगर इसकी सुई 1 2 3 1 2 3 ऐसे, और डिटेल में और भी बताऊंगा, इसकी सुई इधर जाएगी तो भी धारा का मान बताती है, इधर जाएगी तो भी धारा का मान बताती है। धारामापी बहुत सुगराई होता है, ज्यादा करंट सहन नहीं कर सकता है। ठीक है, फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं कि यदि कोई समांतर चतुर्भुज ले, उसके एक विकर्ण में हम क्या लगा दे, धारामापी, तथा दूसरे विकर्ण में, ये देखो जो बीच वाला जो विकर्ण है, यहाँ मैं बना नहीं सकता, जिस तार को बड़ा ले रखा है, ये विकर्ण ही तो है इसका, यहाँ बीचों बीच इस विकर्ण में बैटरी लगा दूं। अगर ये क्या लगा रखी मैंने, बैटरी, ये विकर्ण है इसका बीच का। आप एक तार यहाँ से ले रखा है, यहाँ तो इनके बीच में क्या हो गया, ये विकर्ण, ये तार इधर ही तो लगा रखा बस मैंने, ये है तो बीच में इसके तार, 2 पॉइंट के बीच में, तो विकर्ण यहाँ से यहाँ, जैसे यहाँ से तार उठाया यहाँ पे लगा के ऐसे लगा रखा है ये विकर्ण। ठीक है, तो दोबारा सुनो, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के चारों कोनों पर प्रतिरोध लगा दिया जाए, तथा एक विकर्ण में धारामापी लगा दो, एक विकर्ण में धारामापी लगा दो, तथा दूसरे विकर्ण में बैटरी लगा दी जाए, तो संतुलन की अवस्था में, जब ये संतुलित होता है, संतुलन की आवश्यक शर्त निकालेंगे हम,
संतुलन की अवस्था में धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। दोबारा सुनो, एक विकर्ण में धारामापी लगा दी, दूसरे विकर्ण में क्या लगा दी, बैटरी। तो संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था चेक करेंगे हम। संतुलन की अवस्था में धारामापी में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु होता है। मैं थ्योरी बोलूंगा इसको, देखो इट मीन्स आई इक्वल टू क्या रहेगी, 0। ये प्रूफ करके दिखाएंगे हम। देखो हमारे पास आई करंट गई यहां से, आई हमने मान ली इधर को जा रही है हमारी I1, ये I1 गई, फिर इधर को आ जाएगी हमारे पास I1 जाएगी और ये बाहर निकल जाएगी ऐसे आई। इधर को क्या चली गई हमारे पास I2, ये I2 गई, ये इसमें क्या चली गई हमारे पास I2, क्योंकि इसमें तो कोई करंट फ्लो करानी ही नहीं है हमें, ये तो बैलेंस करके लाना हमें। व्हीटस्टोन सेतु यही है कि I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई हमारे पास, ठीक है, डायरेक्ट आई चली गई यहाँ पे। इस बीच वाले में कोई धारा फ्लो नहीं करानी हमें, ये प्रूफ करके दिखाना हमें। I1 इसमें कोई करंट जाने की नहीं, I2 इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है, व्हीटस्टोन सेतु कह रहा है, इसे हम प्रूफ करके दिखाएंगे बस, ठीक है। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, देखो लिखो मेरे साथ फटाफट, क्या कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के चारों कोनों पर, चारों भुजाओं पर प्रतिरोध लगा दिया जाए तथा चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारामापी, इट मीन्स G, तथा दूसरे विकर्ण में बैटरी या सेल, बैटरी लगा दी जाए तो संतुलन की अवस्था में धारामापी में कोई भी धारा नहीं बहती है, नहीं फ्लो होती है, नहीं बहती है। व्हीटस्टोन से तो ये होता है। अब इसकी जो संतुलन है, संतुलन की अवस्था वही निकालनी है हमें, संतुलन की अवस्था क्या होती है इसकी, ठीक है। तो संतुलन की अवस्था चेक करते हैं। देखो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की आवश्यक शर्त, देखो व्हीटस्टोन सेतु की आवश्यक शर्त प्रूफ करेंगे। वैसे व्हीटस्टोन सेतु की आवश्यक शर्त होती है P/Q = R/S। अगर हमारे पास ये बन जाएगा ना तो इसमें कोई भी धारा नहीं बहती। दोबारा सुन लो, यदि कि समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं पे क्या लगा दिया जाए, प्रतिरोध लगा दिया जाए, एक विकर्ण में धारामापी लगा दो, दूसरे विकर्ण में बैटरी लगा दो, तो संतुलन की अवस्था में धारामापी से कोई धारा फ्लो नहीं होती, नहीं बहती है। ये व्हीटस्टोन सेतु है। अब ये संतुलन की अवस्था क्या है, ये संतुलन की अवस्था है सर P/Q = R/S, या अदरवाइज हम इसे ये बोल सकते हैं कि R को इधर ले जाओ कि P/R = Q/S। सही है, यूं हमें प्रूफ करके लानी बस। अब प्रूफ किससे करेंगे हम, क्लोज सर्किट ले लो भाई साहब, आप बंद परिपथ मान लो किरचॉफ के नियम से। तो बंद परिपथ इसे बना लीजिए कितना, 1। इसे मैं ऐसे घुमा रहा हूं, देखो इस टाइप से, ये बंद परिपथ 1 हो गया, इसे भी परिपथ को ऐसे घुमा रहा हूं, ये बंद परिपथ 2 हो गया। बंद परिपथ 1 में लगाओ किसका, किरचॉफ वोल्टेज लो या किरचॉफ करंट लो, बताओ कौन सा लगेगा।
वोल्टेज लो। तो लगा दीजिए, देखो आवश्यक शर्त निकालने, तो देखो किरचॉफ के प्रथम नियम से बंद परिपथ एक में केवीएल से, केवीएल समझ जाओगे, किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से, शॉर्ट में लिख दीजिए। बंद परिपथ ले रहे बेटे आप, I1 के साथ कितना लगेगा P, I1 के साथ कितना आ गया P। चलिए जी इधर को चलते हैं, इधर यहाँ पे कोई प्रतिरोध है, कोई धारा नहीं बह रही, बह नहीं रही है, क्योंकि हमने क्या मान रखा, नहीं बह रही, तो बैलेंस करके दिखाना। I1 के साथ P आ गया, फिर आ गए हम यहाँ पे, ये आ गया इधर I2 के साथ R। चलो अपने आप बताओ, माइनस लगेगा या प्लस, माइनस, क्योंकि ये इधर को जाएगी, ये इधर को जाएगी, तो क्या होगी, फ्रंट टू फ्रंट टक्कर लगेगी, बीच में माइनस, इक्वल टू, इस परिपथ में कोई बैटरी है क्या, कोई बैटरी नहीं है, तो क्या आ गया यहाँ पे 0। इस भाई साहब को इधर ले जाओ, I1P इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सही है। बंद परिपथ सेकंड में आ जाओ, बंद परिपथ जब इन्हें यूज करोगे ना बड़े आसान लगेंगे तुम्हें। बंद परिपथ 2 में KVL से लगाइए जी, I1 के साथ कितना है जी Q, तो I1 Q, बीच में बताओ माइनस आएगा प्लस, माइनस, I2 के साथ कितना है, I2 के साथ है S, बैटरी कितनी लग रही है इसमें 0, कोई बैटरी नहीं है। अब जब कोई बैटरी नहीं है तो ये इधर पहुंच जाएगा प्लस में, यानी कि I1Q इक्वल टू I2S, इक्वेशन नंबर सेकंड, सही है। समीकरण 1/2 कर दो आप, समीकरण 1 समीकरण सेकंड 1/2 करो, देखो इधर इधर के होंगे उधर उधर के, तो हमारे पास बनेगा I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन में I2S। देखिए अपने घर चले जाएंगे, क्या क्या बना, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, और यही क्या है, व्हीट स्टोन सेतु की आवश्यक शर्त है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, यही व्हीट स्टोन सेतु की आवश्यक शर्त है। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन लो। जो हमने किरचॉफ लॉ पढ़े, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। किरचॉफ लॉ पढ़े हमने, किरचॉफ के नियम किस धारा के लिए लागू होते हैं, किरचॉफ के नियम किस धारा के लिए लागू होते हैं, अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, या दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट, डीसी के लिए हमेशा। एसी के लिए किरचॉफ के नियम लागू नहीं होते, ध्यान रखना है सीमा है इसकी। किरचॉफ के नियम एसी के लिए लागू नहीं होते, डीसी के लिए लागू होते हैं। ये जो है हमारा व्हीट स्टोन सेतु, ये एक्सपेरिमेंट में भी हम बना के दिखाएंगे तुम्हें। यहाँ पे 4 बल्ब लगाएंगे और बीच वाले बल्ब में कोई भी करंट फ्लो करके नहीं होने की, ये हम एक्सपेरिमेंटली आपको दिखा भी देंगे, ठीक है। तो चैप्टर तुम्हारा थ्योरेटिकल पूरा हो गया। मीटर सेतु, पोटेंशियोमीटर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कट गए, तो वे पढ़ने नहीं है अभी आपको, ठीक है। कभी नीड पड़ेगी तो बता देंगे। यहाँ तक कंप्लीट कर लो आप।